नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वक्त मैं देखिए सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूं, मैं इस वक्त अपनी कर्मभूमि पूर्व की कर्मभूमि मुंबई में हूं। और मैं हूँ श्रद्धा और आज लाइट्स कैमरा मस्ती में आए हैं एक बहुत ही टैलेंटेड और मल्टी फैसेटेड एक्टर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुमान सिंह ठाकुर, आपका होस्ट, और यू आर वाचिंग लाइट्स कैमरा मस्ती। और मैं आज आपको मिलाता हूं अपने एक पुराने दोस्त और बहुत अच्छे एक्टर, जिन्होंने हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और टीवी सीरियल्स में तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म में काम किया और जाना माना चेहरा है। नाम है गुलशन राणा। तो आइए मिलाता हूं आपको। ये बॉलीवुड, मैं थोड़ा सा इसके अगेंस्ट हूँ। मिथुन जी की एक खास बात और बताऊंगा जो शायद हर आर्टिस्ट में होनी चाहिए। तो मिथुन जी ने कहा कोई बात नहीं, आज हम फाइट कैंसिल करते हैं। तुम वो कुछ गाना वाना बोल रहे थे, शादी वादी का सीन, वो किया जाए। एक लड़की थी वहां पे, उस लड़की के पाँव पे उनकी नजर, भाई क्या हुआ ऐसे समथिंग कि तुम क्यों ऐसे नंगे पाँव। कहते कि उस प्रोड्यूसर ने फला ने उतनी पेमेंट दी नहीं है और मेरे पास ये नहीं था। तो उन्होंने उसी वक्त रात के 2 बजे उस प्रोड्यूसर को फोन किया। उन्होंने रात के 2 बजे उसको बोला कि जाओ घर पे। उन्होंने सेट पे रात को ही पेमेंट ला के उन सब की पेमेंट की है। कि फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो पेमेंट तो नो डाउट वो उसी हिसाब से बढ़ी है, लेकिन किन के लिए? सलमान खान, अक्षय कुमार और उन सब के लिए। इंडस्ट्री को हम इंडस्ट्री बोलते हैं, इसको दर्जा अभी तक नहीं मिला, किसी का फ्यूचर सिक्योर नहीं। तो आजकल एक्टर्स क्या प्रिपेयर करके आते हैं? आजकल सिर्फ एक्टर जिम ज्यादा करने लगे हैं। ये मुंबई इंडस्ट्री में काम पाना इतना आसान नहीं। गुलशन दी, वेलकम टू लाइट्स कैमरा मस्ती। थैंक यू। वेलकम गुलशन। गुलशन, हमें ये बताइए कि आपका एक्टिंग में करियर कैसे स्टार्ट हुआ? एक्चुअली हमारे दिल्ली में पड़ोसी थे गुलशन ग्रोवर, और उनके यहाँ हमारा आना जाना था। क्योंकि वो फिल्म लाइन से थे तो मम्मी को बड़ा लगाव था, बस वो भी बोलते थे कि जाना है तुम्हें। तो फिर उनको देखा देखी मैं भी आ गया, और शुरुआत में उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। इंडस्ट्री के लोगों को मिलाने में उनका काफ़ी हाथ रहा। अच्छा, आपने अजय देवगन जी की फिल्म की संडे और मधुर भंडारकर जी की फिल्म की आपने आन। तो इन दोनों में से कोई फिल्म आपके दिल के करीब है या फिर कोई और फिल्म आपके दिल के करीब है? देखिए, फिल्में तो अगर एक आर्टिस्ट काम करता है उसकी सारी करीबी ही होती है। और रही बात ये कि रोहित शेट्टी जी के साथ काम करने का मुझे एक अलग मज़ा आया। नो डाउट मधुर भंडारकर जी के साथ भी काम में मज़ा आया, लेकिन रोहित शेट्टी जी ने बिल्कुल मेरे साथ दोस्तों की तरह काम किया। कभी ऐसा नहीं लगने दिया कि वो एक रोहित शेट्टी जी हैं, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल। हालांकि मैंने वहाँ पे कई कमियाँ थी उस काम के लिए मेरे में, लेकिन उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया और बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट किया। तो मुझे उनके साथ काम करना करीबी है, लेकिन मेरा ये करैक्टर मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे दिल के करीब है। अच्छा। इसके अलावा मैंने सीरियल किए, जैसे रामायण की, उसमें मैं विभीषण का काम भी किया है, तो वो मेरे ज़्यादा करीब रहा। अच्छा गुलशन, अब मैं गुलशन के बारे में अपनी तरफ से एक दो बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। गुलशन की मेरी जो फ्रेंडशिप है वो मेरे ख्याल से अर्लियर डेज की है। हम लोग करीब 25-26 साल, 25-26 साल, मतलब शुरुआती दिनों में हम दोनों लोगों ने साथ में स्ट्रगल किया और बहुत आइडेंटिकल ब्रदर जैसे लगते थे। लोगों को कन्फ्यूजन होता था कि हम दोनों सगे भाई हैं, क्योंकि जहाँ हम होटल में साथ में खाना खाने जाते और हम लोग बहुत सारा टाइम हम लोगों ने जो है साथ में गुजारा है। तो गुलशन, कुछ उन दिनों के बारे में बताओ जब तुम नए नए दिल्ली से आए थे मुंबई। तो उस टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री का जो तुम्हारा स्ट्रगल था, क्या और किस तरह के चैलेंजेस थे? बिकॉज एट दैट टाइम लाइक समथिंग, आज को देखते हुए सारी चीज़ें लगभग डिफरेंट थी। तो रोल पाना, उसके लिए किस तरह से तुमने स्ट्रगल किया? क्या तुम्हारे फैमिली चैलेंजेस थे? कितना आसान या कितना टफ लग रहा था उस वक्त तुमको कि तुम इतने दिन यहाँ पर टिक पाओगे? तो कुछ वो झलकियाँ बताओ जरा अपने बारे में। मैं एक्चुअली शुरू से ही टारगेट बना के आया था कि मैं 1 साल से ज़्यादा यहाँ नहीं रुकूंगा। अच्छा। क्योंकि मेरे मामा एस्ट्रोलॉजर थे, तो उन्होंने मुझे हाथ देख के बताया, भाई 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें तुम्हारी मर्जी का काम मिल जाएगा और वही तुम्हारी ज़िंदगी में अपना जरिया बनेगा कमाई का। तो 1 साल होने में सिर्फ 1 वीक था बचा हुआ, और मैंने दिल्ली की टिकट कटवा ली थी परमानेंट जाने के लिए। और लास्ट में जुहू चौपाटी घूमने के लिए गया, और वहां पे मैं वो जो सांता क्रूज से एक बस चलती है 231, तो उसको पकड़ा और बस जुहू चौपाटी उतरने ही वाला था कि एक मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर मिले। उन्होंने कहा कि भाई फिल्म लाइन में काम करते हो,
मैंने कहा अभी कर तो नहीं रहा, सोचा ज़रूर हुआ है, अभी तक कुछ काम मिला नहीं। कहते उनको नए लड़कों की ज़रूरत है, वहाँ जाके मिलो। उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया और ऐसे जस्ट उनका घर भी जू पे ही था। तो मैं जैसे उतरा बस से, पहले उनका जू चौपाटी से थोड़ी देर पहले, थोड़ी दूरी पहले पे घर था। तो जब मैं गया तो उन्होंने मुझे देख के बोला ठीक है हम कल शूट करेंगे। अच्छा, इतना जल्दी? इतना जल्दी, मतलब जो चीज पूरे साल लंबा प्रोसीजर चलता है यहाँ सिलेक्शन का। तो पूरे साल जो चीज नहीं हुई वो अचानक हुई। तो मैंने कहा देखो मुझे पक्का बता दो, क्योंकि मैंने ये सुना था तब एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, फर्स्ट ऐसा साइनिंग अमाउंट दिया जाता है, पर वो कहते देखो मैंने प्रॉमिस कर दिया, पक्का आप आ जाओ, कल से हम शूट करेंगे। तो मैंने कहा मेरी देखो टिकट है, ये मैंने जाना है, बड़ी मुश्किल से टिकट हुई है, हो नहीं पा रही थी कंफर्म। तो कहते नहीं डन हुआ। मैं गया तो उस फिल्म में 4 लड़के थे जो दोस्तों का काम। क्या नाम था फिल्म का? ना पूछो तो अच्छा है। नहीं, उसी में तो मजा आया यार, ये सब चीजें अच्छा, पार्ट ऑफ लाइफ। वो एक हॉरर मूवी थी मौत। यस नाम यस ही- यस, नाम मैंने ही काफी उसके है। फुटेजेस देखे हैं गुलशन के पास। तो हालांकि वो तुम्हारे साथ ही मैं फर्स्ट डे शो देखने गया था। यस, हम ही लोग गए थे साथ में फिल्म देखने। तो मौत मिली तो उसमें क्या था कि 4 लड़कों का एक करेक्टर था। फिर मैं धीरे धीरे उनसे पूछने लगा इसमें हीरो कौन है, क्योंकि मैं सपने तो हीरो बनने के लेके आया था। तो मैंने कहा कि कहते भाई क्यों पूछ रहे हो तुम, ऐसे एक नया लड़का उसको लिया। मैंने कहा एक्चुअली वो नया है तो मैं भी नया हूँ, मुझे ले लो हीरो। मैंने सिर्फ बच्चों की तरह उनसे बात करी ऐसे। तो कहते नहीं ऐसे नहीं, उससे प्रॉमिस किया होगा। अचानक वो मेरा एक सीन लेने लगे। सीन लेते लेते उन्होंने बोला नहीं कट, बाद में करते। उन्होंने बताया नहीं, उनको मेरा कैमरे में फेस अच्छा लगा, वो मुझे हीरो बनाने वाले थे और वो सीन कट कर दिया जो मेरे दोस्तों वाला करेक्टर। ओके। उसके बाद पता चला कि मैं ही फिल्म का हीरो हूं और फिर उनके साथ गाड़ी चल पड़ी। उनके साथ दूसरी फिल्म की जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, गुंडा। भाई गुंडा के बारे में तो मैं अलग से क्वेश्चन करूंगा, लेकिन पहले इसके बारे में कंप्लीट कर लेता हूँ कि ये जो तुम्हें पहली फिल्म मिली दैट वाज योर फर्स्ट वर्क, राइट? फर्स्ट और उसमें तुम हीरो थे, भले ही छोटी फिल्म, बिल्कुल हीरो छोटे था। बजट की, of course, पूरा रही। थिएटर पे टाइटल और उस पे बाहर नाम लगा हुआ था, पोस्टर था। पोस्टर बड़ा पे भी खुशी थे हुई आप। देख के उसकी, तो एक मजा लगा। वो फिल्म तुम्हारी एक्सटेंशन थी, मतलब मुंबई में आगे बने रहने के लिए वो एक बिल्कुल। एक्सटेंशन थी। ओके, तो उसके बाद फिर तुम्हें इस प्रोडक्शन हाउस के बाहर, क्योंकि गुंडा के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, दूसरी फिल्मों के बारे में बात करता हूँ। Okay. तो उसके बाद में फिर तुमने और कौन सी फिल्में की, या क्या सीरियल्स किया, किस तरह का लाइफ रहा उसके बाद में? इसके बाद मैंने इन्हीं प्रोडक्शन हाउस की 3 से 4 फिल्में की। अच्छा। जैसे उसमें धर्म जी भी थे और मैं उस फिल्म का हीरो था। धर्मेंद्र जी हाँ। उसमें डाकू बने थे, मैं पुलिस इंस्पेक्टर था, हीरो मैं ही था। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैंने उस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना बंद कर दिया और सोचा नहीं, मुझे तो बस वही पकड़नी है जैसे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र या इन सब के ये साथ। थॉट ग्रेड कैसे आई, तुम्हें क्यों आई? बदलना था। ये थॉट आई यहाँ के लोगों से जब बातचीत करता कि भाई ए ग्रेड की पिक्चर पकड़नी चाहिए तुम्हारा, ऐसा ऐसा। इस चक्कर में मैंने 2 साल कोई काम नहीं किया। ओहो। तब बड़ा दुख हुआ क्योंकि उन 2 साल में कोई काम ही नहीं मिला, तो जो जमा पूंजी थी वो खत्म होने लग गई। तो इस बीच में थोड़ी टेंशन हुई, लेकिन इसी बीच में मुझे आन फिल्म मिल गई। ये आन मधुर भंडारकर, मधुर भंडार, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शत्रुघ्न सिन्हा ये सब थे। ओके। काफी स्टार्स थे उसमें। हाँ, तो लेकिन इसमें जो करेक्टर था एक पुलिस इंस्पेक्टर था और पूरी फिल्म ही पुलिस फोर्स पे थी। तो वो चांस मिला नहीं, मतलब नोटिस नहीं हुआ मेरा नोटिस करेक्टर। नहीं हुआ। पैसे वाइज तो ठीक है लेकिन करेक्टर नोटिस नहीं हुआ। तो लगा कि 2 साल मैंने बैठ के शायद गलती कर दी, इस तरह काम पाना बड़ा ही मुश्किल है। और सच है, ये मुंबई इंडस्ट्री में काम पाना इतना आसान नहीं है। राइट। तो- लेकिन अभी जैसे आप लोग चर्चा कर रहे थे अंशुमन जी के साथ भी, क्या फिल्म का था, क्या थोड़ा सा पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? बोल हाँ, रहे थे। इनके साथ मैंने फिल्म करी थी संडे। जी, तो संडे का कुछ एक्सपीरियंस बताए ना आपने। संडे वो अजय देवगन वाली? अजय देवगन वाली। अच्छा। तो उसमें मतलब रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट करी थी। जी हाँ। संडे फिल्म का भी मेरे से एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि उनसे भी मैं बच्चों की तरह ही ट्रीट करता था। कैसे कि ये एक जिम है यहाँ पे वेव्स करके, तो उसमें मैं और रोहित जी एक ही टाइम पे बाई चांस आना जाना होता था।
तो उनको मैंने अपने मोबाइल में कुछ अपने पुरानी फिल्मों के सीन्स दिखाए, तो उन्होंने उसी वक्त सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही जो वो फुटेज मेरी देखी, 10 मिनट में मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिए, शायद 2-3 मिनट, और उन्होंने कहा कि गुलशन हम साथ काम करेंगे, और अपना पर्सनल नंबर दे दिया मुझे। अब पर्सनल नंबर दूं, लेकिन उन्होंने कभी अटेंड नहीं किया। तो एक दिन फिर दोबारा जिम में मुलाकात हुई, तो मैंने कहा भाई मैं आपको आज के बाद फ़ोन नहीं करूँगा, आप पर्सनल नंबर को फ़ोन नहीं, वो अटेंड तो करते नहीं। तो वो हंसने लग गए, कहते गुलशन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, लेकिन इतनी मीटिंग्स इतना सब कुछ होता है, जब तुम इस लाइन में पूरी तरह आओगे तो पता चलेगा कि क्या क्या दिक्कत होती है, तो हम करेंगे काम। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि संडे की पूरी टीम दिल्ली चली गई और मुझे नहीं बुलावा आया। लेकिन बाई चांस रोहित जी से मेरा नंबर मिस हो गया था। उन्होंने, हमारी एक एसोसिएशन है सिंटा, वहाँ पे फ़ोन किया और मेरा नंबर उनसे लिया। सिंटा वालों ने मुझे फ़ोन किया कि मिस्टर रोहित शेट्टी जी आपका नंबर लेना चाहते हैं, हम दे। मैंने कहा अरे उनको नंबर आप बिल्कुल दीजिए, उनको आप मना बिल्कुल मत कीजिए। तो नंबर लिया, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहते गुलशन तुम्हारा ये करैक्टर है, और अपनी जाके प्रोडक्शन हाउस में जाके पेमेंट वगैरह की सब बात कर। अच्छा, उसमें भी तुमने नेगेटिव कैरेक्टर किया था? हाँ, जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा। लेकिन तुम इतने चॉकलेटी टाइप के थे, तुम्हें नेगेटिव रोल्स कैसे मिल रहे हैं? मुझे ज्यादातर ही ऐसे ही काम मिले नेगेटिव वगैरह, और शायद वो मैं ज्यादा अच्छा कर पाता हूँ, हीरो का मैं उतना अच्छा कर रहा हूँ। नाउ कम टू द पॉइंट। असली फिल्म गुंडा। गुंडा, उसके जो डायलॉग्स हैं लिटरली, क्योंकि मैं ये कपिल शर्मा का शो देख रहा था, तो उसमें मुकेश ऋषि आए थे, तो ये अपनी घटना बता रहे थे कि सैफ अली खान ने उनको फ़ोन करके बताया कि भाई तुम्हारी जो फिल्म है वो यूट्यूब में मेरे ख्याल से 40-40 मिलियन से ज़्यादा उसके व्यूज़ हैं और बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। तो बोले इतने साल बाद उस फिल्म की वजह से उसके जो भी कैरेक्टर्स हैं वो जिंदा हुए, तो उसमें बुल्ला डायलॉग के लिए एक आधा डायलॉग यार भाई उसके मैं डायलॉग तुमने नेगेटिव रोल किया था। हाँ, उस पे भी नेगेटिव रोल ही था। कांति शाह की पिक्चर, और आज की डेट में वो बड़ी सुपर हिट फिल्म है। हाँ हाँ, तुम बता रहे थे वो कहाँ कौन से इंस्टीट्यूशंस में भी दिखाई जा रही है समथिंग, क्या था वो यस्टरडे यू टोल्ड मी? जितने आईटी के स्टूडेंट हैं ये सब हैं, वो उस पिक्चर को बहुत ज्यादा देखते हैं। कभी कभी आज भी इतने सालों बाद मुझे उस पिक्चर से पहचान जाते हैं लोग। हाँ, देखो उतने पहले तुमने किया था, लेकिन वही है कि या तो बहुत अच्छी कोई चीज़ बनी हो तब लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, या फिर कुछ चीज़ ऐसी फालतू बन गई हो तो उसमें लोग फन ढूंढ लेते हैं, थोड़ा सा मजा ढूंढ लेते हैं, राइट? तो ये अच्छी बनी थी ना? बहुत बड़ी। गुंडा पिक्चर में मैं 2 बात आपको जरूर बताना चाहूंगा। गुंडा मेरी एक्चुअली सेकंड फिल्म थी, और फर्स्ट फिल्म अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, रिलीज भी नहीं हुई थी। तो गुंडा जब मिली तो उन्होंने बोला कि, मैंने उनसे तभी बोल दिया था कि मुझे आप मिथुन वाली फिल्म में लेना। तो गुंडा में मिथुन ही तो थे ना? नहीं सॉरी, जो मौत फिल्म कर रहा था तब मैंने उनको बोला कि गुंडा जो मिथुन के साथ आप कर रहे हैं उसमें मुझे लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है ले तो लूंगा, लेकिन उस पे पेमेंट मुझे नहीं मिली थी उस वक्त। गुंडा की पेमेंट नहीं मिली थी। लेकिन मैंने भी कहा कोई बात नहीं, पेमेंट की बात नहीं, लेकिन मेरा टाइटल में नाम पूरा जैसे मिथुन जी का बड़ा आएगा वैसा मेरा भी करना। तो उन्होंने मेरी बात को माना। अब 7 दिन का शेड्यूल था पहला, तो क्योंकि कोई एग्रीमेंट वगैरह तो हुआ नहीं था, हम 7 दिन ऊटी चले गए। अब मैं, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम था, रोज नए नए कपड़े से पहन के चला जाता, तब तक मिथुन जी से इंट्रोडक्शन हुआ नहीं था। कंटिन्यू 5 दिन तक मिथुन जी का काम चल रहा था। अचानक मिथुन जी ने मुझसे पूछा कि भाई ये, मतलब मेरे से नहीं पूछा, दूसरे प्रोडक्शन वाले से पूछा कि भाई ये लड़का कौन है जो कंटिन्यू आता है, और इसका क्या काम और कैसे क्या। तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा मिथुन जी मैं आपका जो सिस्टर है, ऐसे नहीं बोला कि आपका जीजा बना हो, मैंने कहा जो आपकी सिस्टर है उससे मेरी शादी का सीन है और ऐसे ऐसा है, तो वो एक जो गाना वाना है आपके साथ। तो मैंने कहा लेकिन अब क्या है? कहते लेकिन 7 दिन का तो शेड्यूल है और सारा फाइट का लगाया हुआ है। मैंने कहा जी मुझे इसी बात का डर है, क्योंकि अभी एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि बगैर शूट नेक्स्ट वाले शूट में मैं आऊँ ही ना, कुछ दिक्कत हो जाए। तो मैं तो चाहता था ये काम पहले हो जाए। तो मिथुन जी ने कहा कोई बात नहीं, आज हम फाइट कैंसिल करते हैं। उन्होंने उसी वक्त सिर्फ मेरी बात सुनने के बाद बोला कि भाई
मैंने कहा मेरा नाम मत लेना, मैं अभी शुरुआती जुड़ा हूँ। तो हाँ। तो मिथुन जी ने खुद ही बोला कि भाई ये फाइट वाइट से मेरे आज बॉडी में बहुत दर्द है, तुम वो कुछ गाना वाना बोल रहे थे शादी वादी का सीन, वो किया जाए। कहते सर हम तो वही करना चाहते थे, पर आपने कहा था फाइट के निपटा लो पहले, तो हम ऐसा करने लग गए। तो फिर मिथुन जी के कारण वो मेरा काम स्टार्ट हुआ वहाँ पे। और मिथुन जी की एक खास बात और बताऊंगा जो शायद हर आर्टिस्ट में होनी चाहिए। एक लड़की थी वहां पे, सेट पे टाइम था हमारा, नाइट शिफ्ट थी, 2 बजे का रात का शायद टाइम था। वो नंगे पांव थी और ऊटी में ठंड होती है थोड़ी। तो मिथुन जी सबका काम करते देखते देखते उस लड़की के पांव पे उनकी नजर गई। सोचो, एक्ट्रेस थी, जूनियर आर्टिस्ट थी। तो उसको भी उन्होंने ऊटी की लैंग्वेज में उससे बात करी, भाई क्या हुआ ऐसे समथिंग कि तुम क्यों ऐसे नंगे पाओ। कहते कि उस प्रोड्यूसर ने फला ने उतनी पेमेंट दी नहीं है और मेरे पास ये नहीं था, तो मैं इस तरह आई। तो उन्होंने उसी वक्त रात के 2 बजे उस प्रोड्यूसर को फ़ोन किया। मैं उस प्रोड्यूसर का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि किस प्रोड्यूसर को। तो उनको फ़ोन किया तो बोले भी इन सब की पेमेंट क्यों नहीं किया आपने। कहते दादा, मतलब उधर से फ़ोन की बात बता रहा हूँ कि दादा आपने जो बोला था कि डबिंग से पहले मुझे पेमेंट चाहिए, तो मैंने सारी पेमेंट आपके घर ही पहुँचा दी थी, तो मैं इन लोगों को भी दे नहीं पाया। उन्होंने रात के 2 बजे उसको बोला कि जाओ घर पे। मैं अपनी योगिता जी जो उनकी वाइफ है उनको उन्होंने फ़ोन कर दिया कि जो बैग भरा हुआ है उनकी पेमेंट का वो वापस कर दो। उन्होंने सेट पे रात को ही पेमेंट ला के उन सब की पेमेंट क्लियर की। शायद ऐसा बहुत मुश्किल है ये काम इस तरीके से। हाँ, तो ये मैंने सामने अपनी आंखों देखा कि मिथुन जी ऐसे काम कर। हाँ, एक एक्टर को एक और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। बिल्कुल। मतलब अभी तो आजकल तो एक्टर्स पहले पैसा ले जाते हैं, वर्कर्स को पैसा मिलता ही नहीं है, बचता ही नहीं उनके आजकल लिए। तो और अजीब अजीब सबसे बड़ी बात कि उनका उतनी भीड़ में उस लड़की के पांव पे नजर चली गई। तो गुलशन, फिर अभी आजकल एट प्रेजेंट ऐसा क्या है जो तुमको, मतलब जो काम कर रहे हो जिसकी वजह से तुम सेटिस्फाइड भी हो या फिर सरवाइव कर रहे हो? क्योंकि आजकल तो मुंबई में रहना और मुंबई में सरवाइव करना, वो भी अब तुम शादीशुदा हो, फैमिली है तुम्हारी, तो लाइक किस तरह से आजकल काम वगैरह चल रहा है तुम्हारा, क्या? नहीं, फिर जब मैंने वो 2 साल आन के टाइम बैठा तो ये तय किया कि नहीं, अब जो भी काम आ रहा है उसे छोड़ना नहीं। तो फिर मैंने सीरियल को भी पकड़ना शुरू किया। सीरियल काफी देर से मैंने पकड़ना शुरू किया, ये थोड़ी गलती रही। तो मैं फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज जो भी आता है अच्छा काम, तो उसको मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं, तुम अभी एक रामायण का क्या इनका कर रहे थे, रामानंद सागर की प्रोडक्शन हाउस? मैंने एक्चुअली रामानंद सागर के साथ, मतलब उनकी प्रोडक्शन कंपनी के साथ, क्योंकि बिल्कुल जो रामानंद सागर जी, तो जब मैंने उनके साथ काम किया तब तक वो थे ही नहीं। तो लेकिन उनके बेटे और अब उनके पोतों के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, जिनका नाम है शिव सागर, और सीरियल है काकभूषणी रामायण जो DD1 पे आ रहा है, जो 4 सीरीज में है। मतलब 2 सीरीज बन चुकी हैं और अभी 3rd का काम शुरू है। तो उसमें तुम्हारा रोल क्या है भाई? मैं उसमें आर्य सुमंत हूँ, जो राजा दशरथ के टाइम उनके दोस्त भी होते हैं, सलाहकार भी होते हैं, और फिर जो राम को छोड़ने वनवास जाते हैं वो उन्हीं को लेकर जाते हैं। सारथी हैं उनके एक्चुअली। सारथी कहो, क्योंकि फादर जब दशरथ चले जाते हैं तो राम उनको फादर की तरह ही मानते हैं। हाँ, नहीं, उनका रोल वैसे मतलब एक्टिंग वाइज अलग बात है, लेकिन उनका जो रामायण के अंतर्गत जो उनका कैरेक्टर है वो सारथी के साथ साथ वो मित्रवत संबंध है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए भगवान श्री राम जो हैं तो उनको पितृवत ही मानते हैं, बिल्कुल ही मानते हैं। राइट राइट। तो वो रोल कर रहे हो, कैसा लग रहा है उनके साथ काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है, और सच कहूं तो रामायण सीरियल करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद रामायण की जरूरत अब हमारे स्कूलों में शिक्षा देनी चाहिए। बहुत से आदर्श हमारी जिंदगी से गायब होते जा रहे हैं, तो वो चीजें शायद स्कूलों में पढ़ाना, दिखाना ये होता था पहले जब स्कूल में था। मेरे को 6th स्टैंडर्ड में मेरे को रामायण पढ़ाई जाती थी, और 7th में आके मेरे को महाभारत थी। रामायण के चैप्टर्स थे हमारे टाइम। यस यस। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं। अब तो सब सिलेबस में सब चीजें चेंज हो गई हैं, तो ये चीजें हैं। तो तुम क्या डिफरेंस पाते हो? जैसे आज से जब 25 साल पहले तुम आए थे यहाँ पे, स्ट्रगल कर रहे थे, इंडस्ट्री का क्या स्वरूप था और आज का क्या स्वरूप है? लेकिन कास्टिंग वगैरह का जो पहले का तरीका था, आज का जो तरीका है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? पहले क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट था या आज डिफ़िकल्ट है? थोड़ा सा कुछ इस बारे में अगर तुम्हारी कोई ओपिनियन है या एक्सपीरियंस। देखिए, काम आज ज़्यादा है, लेकिन
तब काम मिलना, अगर एक को मिलना शुरू होता तो मिलता रहता था, रिलेशन अच्छे बनते थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद आपसे मिलते थे। लेकिन आज की डेट में कुछ कैस्टिंग एजेंसियां बन गई जो अपनी तुलना तो हॉलीवुड से करती हैं पर उनके लायक है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हाँ। और इंट्रोडक्शन की कैसे सोच सकते हैं ये आदमी अच्छा है, क्या अच्छा कर सकता है, कितना उसके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है। सिर्फ वो सीधा खड़ा होके बड़ा सर मैं माँ मैं फला, ऐसे एक तरीके से, एक जैसे बैंक का कर्मचारी जॉब के लिए जाता है वैसे बोल देगा, तो बहुत मुश्किल है। राइट। तो और रिलेशन बनने बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। करेक्ट। पहले था, मैं जो बात बता रहा हूँ, देव आनंद साहब, यश चोपड़ा, इनके यहाँ डायरेक्ट बात कभी कभी उनसे हो जाती थी, ऑफिस बुलाते थे, एक रिलेशन बनते थे, और कई लोगों को काम मतलब सिर्फ एक मतलब उनसे मुलाकात में ही बन जाता था, वो देख के पहचान जाता। इनफैक्ट जब हमने साथ में काम किया था जय जय बजरंगबली में, यू प्लेड दशरथ और मैंने केके प्ले किया था, उस टाइम पे भी रिलेशंस बहुत बनते थे, क्योंकि 1 to 1 हम बात करते थे, लोगों से मिलने का मौका मिलता था। अभी तो ऑडिशंस भी आपको घर से ही भेजने होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि, तो 1 to 1 वाली वो बात नहीं रही। बिल्कुल। और लोगों में सच में रिलेशन भी नहीं रहे वो पहले। हाँ, एग्जैक्टली। और जब से सोशल मीडिया बहुत हावी हो गया है ना, तब से चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, बहुत मैकेनिकल हो गई हैं। अच्छा, पेमेंट्स वगैरह को लेकर के अभी आजकल जैसे मान लीजिए पहले जो पेमेंट्स होती थी और आजकल जो पेमेंट है, तो आज का जो एक्सपेंस बढ़ गया है हमारा रहने का, सर्वाइवल का, तो क्या पेमेंट भी फिल्म इंडस्ट्री में उसी हिसाब से बढ़ी है या वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो पेमेंट तो नो डाउट वो उसी हिसाब से बढ़ी है, लेकिन किन के लिए? सलमान खान, अक्षय कुमार और उन सब के लिए, नॉन फेस के लिए, जो कि 100 करोड़ तक पहुंच गई है। हाँ, जिनकी तुलना में बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन जो नॉर्मल आर्टिस्ट है, वन डे टू डे, जिनको आज से 15 साल पहले भी 3000 पर डे मिलता था या 5000 पर डे मिलता, उनको आज भी उतना मिल रहा है। और अभी कुछ देर पहले बात हुई थी 60 डेज 90 डेज वाली बात। हाँ, राइट। वो 90 डेज आज भी चल रहे हो। 90 डेज के बाद कहा जाता है अगर लास्ट के मंथ है, सीरियल बंद हो गया, टीआरपी नहीं मिली, उसमें कहते कंप्रोमाइज 50% पे आप 50% कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। तो मैं तो एक प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लूंगा, मेरी तो 16 दिन की शूट थी उसका पेमेंट इसी नाम पे हुआ कि भाई सीरियल वाइंड अप हो गया है, चैनल से पेमेंट नहीं आई, 4-6 बार गए। अच्छा, आप ज्यादा अगर कुछ बोल भी दो तो ये डर रहता है कि रिलेशन खराब होंगे, काम नहीं मिलने देंगे। exactly. तो वो एक नहीं, ऐसा हुआ है। मतलब मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं शूट कर रहा था कुछ, हाँ जी, और शूटिंग के बीच में मुझे एक प्रोड्यूसर का SOS फोन आया कि यार मैं ऐसे फंस गया हूँ, तो मुझे आके हेल्प कर दे। तो मैं चालू शूटिंग छोड़ के उसके लिए मैं शूट करने गया। आई वेंट टू दिल्ली, तो शूट किया मैंने उसके 10 दिन शूट किया उसके लिए। उसके बाद वो पैसा नहीं दिया मेरे को। मैं जो शूटिंग कर रहा था वो भी छूट गई और मैं उसका हेल्प करने गया हूँ। मतलब बेसिकली कलयुग है ये, कलयुग। मतलब इंडस्ट्री में देखो, ये एक इमोशनल व्यापार है, मतलब सेंटिमेंटल, इमोशनल, आर्टिस्टिक जो काम है, लेकिन यहाँ पे अच्छे और बुरे, ये दोनों टाइप की चीज़ें इतनी ज़्यादा मिक्स्ड हैं कि पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। जब काम होगा तब इतने अच्छे रंगीन चेहरे सामने होंगे, और जैसे एक बार हो जाएगा तो इसके बाद में फिर लाइक बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं लोग। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं या दूसरे भी जो टेक्नीशियंस हैं, उन सब के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो क्या एडवाइस करना चाहोगे गुलशन, अपने इतने सालों के अनुभव के आधार पर, कि जो नई जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो एक्टिंग में अपना करियर तलाश करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आए तो किस प्रकार की तैयारी के साथ आएँ, किस तरह से अप्रोच करें, किस तरह से अपने आप को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करें, किस तरह की अपनी तैयारियां करें? कुछ इसके बारे में अगर बताना चाहो अपने अनुभव के आधार पर। देखो, पहले तो मैं कहूँगा कि अगर वो आना चाहते हैं तो ना लेकिन स्पेशली बॉलीवुड। हाँ, अच्छा, एक और चीज, अभी अभी आपने एक जो शब्द लिया, ये बॉलीवुड, मैं थोड़ा सा इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मुझे छोटे इसमें थोड़ी सी ऐसा लगता है कि हमने हॉलीवुड को सोच के बनाया। हम अपनी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का नाम लेना चाहिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इसको बोलना चाहिए। अमिताभ बच्चन भी इस फेवर में कई बार बोल चुके हैं। अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने जो इसका नाम रखा, लाइट कैमरा मस्ती, तो ये बढ़िया है। बॉलीवुड वॉलीवुड नहीं रखा, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम क्यों किसी की मानसिकता पे जाएं? क्या हॉलीवुड वालों ने हमारा अपना नाम मुंबई के तर्ज पे रखा?
तो हमें भी अपना ही नाम को वो करना चाहिए। अच्छा, पर आपको हॉलीवुड की कहानी मालूम है? हॉलीवुड कहाँ से आया है? हॉलीवुड बेसिकली ये एक एस्टेट एजेंट है। हाँ, ये लोग American। प्रॉपर्टीज में डील करते हैं। ओके। तो हॉलीवुड वहां से टर्म लिया गया हॉलीवुड। हाँ, हाँ। नहीं उसके बाद तो Estate फिर पूरी agent। दुनिया Estate की- agent। नहीं उसके बाद जितनी भी दुनिया भर की इंडस्ट्रीज है मैक्सिमम उन लोगों ने उसी की तर्ज पे टॉलीवुड, हाँ, वो सभी ने वैसा कर लिया। दिस वुड बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे आपने पूछा कि इस लाइन में किसी को आना चाहिए कि नहीं, तो उसकी बात हम कर रहे थे। जिसका शौक है वो तो आएगा ही, आ जाए, लेकिन सच ये है कि अपने साथ पूरा एक टारगेट बना के आए। ये नहीं कि यहाँ 10 साल बर्बाद कर दिए, कुछ काम नहीं बना, फिर भी एक उम्मीद से कि नहीं अब बनेगा, जो अक्सर यहाँ पे लोगों को हो जाता है। वो उम्मीदें मत करो, क्योंकि उस उम्मीद के साथ हमारे माँ बाप की उम्मीद, हमारे भाई बहनों की उम्मीद, कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, वो सब फेल होती हैं। बहुत चंद लोग हैं जो उसमें बन पाते हैं। इसलिए बस एक टारगेट बनाइए। मैंने 1 साल बनाया था, बाई चांस मुझे काम मिल गया, लेकिन उसके बाद काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, फिर काम मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर सीरियल लाइन मिल गई। तो थोड़ा अब काम तो बहुत है पर थोड़ा टफ है, रिलेशन नहीं बनते। अब हमारे सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ एक अच्छे रिलेशन हो गए, तो जो आज भी हमें याद करते रहे। करेक्ट। और दूसरी बात, इंडस्ट्री में एक गलती हो रही है। आज हमारे कम से कम 6-7 लोग पॉलिटिक्स में हैं, अच्छे उसमें अपने मंत्री हैं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के। लेकिन इंडस्ट्री को हम इंडस्ट्री बोलते हैं, इसको दर्जा अभी तक नहीं मिला हुआ। राइट, किसी का फ्यूचर सिक्योर नहीं है, राइट। तो इसलिए उस पे ध्यान देना हमें बहुत जरूरी है। कुछ मैं तुम्हारी इस बात से थोड़ा सा रिलेट करता हूँ जो तुमने कहा कि एक टाइम फ्रेम रखना चाहिए कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर मैं कुछ अगर बड़ा कर पाया इंडस्ट्री के अंदर तो ठीक, अदरवाइज आई विल टेक माय वे। बिल्कुल, जैसा कि मैंने अपने लाइफ में किया। ऐसा नहीं कि अगर आप बीच में कोई एक रास्ता मोड़ लेते हैं तो ज़िंदगी वहीं समाप्त हो जाती है। अभी जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि देखते हैं 1-2 साल बाद नहीं होगा तो लौट करके आके अपना कुछ शुरू कर लेंगे। अब 4 पैसे हैं, पूरी तरह से मैंने घर परिवार को, फैमिली को सेटल किया हुआ है। लाइक अब जो मैं करूँगा स्ट्रेस फ्री होकर के काम करूँगा। नाउ आई कैन टेक मोर रिस्क, यू नो। तो मुझे लगता है कि हाँ, गुलशन की ये बात बिल्कुल सच है। आप आइए, एक सर्टेन टाइम के लिए आइए, ताकि आपका परिवार भी आपसे जो है जुड़ा रह सके, उनको भी आप निराश न करें, खुद को भी निराश न करें, और ये ना समझें कि आप आए, सक्सेस नहीं हुए तो लाइफ इज फिनिश्ड। नहीं यार, लाइफ होती है क्रिकेट खेल रहे उस बैट्समैन की तरह कि जिसके पास हर बॉल में छक्का लगाने का चांस होता है लेकिन लगा नहीं पाता। तो उसका मतलब निराश होने की जरूरत नहीं भैया, नेक्स्ट बॉल आने के लिए है, तुम फिर से तैयारी करो, फिर उछालो गेंद को, शायद छक्का नहीं चौके चली जाए। करेक्ट। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे जो नई जनरेशन है वो बहुत स्मार्टली अपना फ्यूचर प्लान करते हैं। Yes. जैसे शायद हम उस टाइम पे नहीं सोचते थे, जब व्हेन वी वर 18-19 हम ऐसे प्लान नहीं करते थे। Right. वो एक अपना सेकंड मोड ऑफ इनकम प्लान करके आते हैं। Yes. कि भाई मैं ये एक्टिंग तो ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन साइड बाय साइड मुझे अपने वो खर्चे भी निकालने हैं। Exactly. उसके तरह प्लान करके आते हैं। तो दैट्स एक्चुअली वेरी नाइस ऑफ हाँ, ये जो न्यू जनरेशन दे आर प्रीटी स्मार्ट पीपल। नहीं, पर Exactly. इसमें मैं छोटा सा आपको टोकूंगा। शक्ति को मैं पिछले 25 सालों से जानता हूँ। उसने तब भी हर चीज को योजनाबद्ध तरीके से किया, स्ट्रगल बहुत अच्छा किया। वो तब थिएटर भी करता था। थिएटर में सुबह का घर से निकला हुआ शायद रात के 10 बज जाते थे। Right. आते थे, और फिर उसके बाद जब इनको लगा, फिर इन्होंने स्क्रिप्ट पे भी काम किया, डायरेक्शन में भी थोड़ा सा काम किया। शायद वो नेशनल कॉलेज पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी, है ना। तो उसके बाद इन्होंने देखा कि गाड़ी अगर इधर नहीं चल रही, तो इन्होंने कहीं से भी मेहनत करके लोखंडवाला में एक घर लेने का पहले सोचा कि पहले तो घर बनाना है। टारगेट दूसरा हटा के घर की तरफ भी ध्यान रखा, और लोखंडवाला में घर बनाया, जो कि लोखंडवाला में अच्छे अच्छे लोगों का घर नहीं बन पाता। करेक्ट बोला आपने। और साथ ही फिर उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ ध्यान दिया, जो आज देखो। करेक्ट है। लेकिन पहले के लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो इस तरीके से प्लान करते थे। हाँ, तो उन पहले में से एक शक्ति पांडे भी है, जिन्होंने वो कर दिखाया। आज की जो जनरेशन है ना, वो एक्चुअली प्लान करके चलती है। हाँ, वो तो है सच बात। क्योंकि आज पहले इमोशंस ज्यादा होते थे लोगों के, बहुत इमोशनल लोग होते थे। आजकल प्रैक्टिकल लोग हैं, वो ये हर चीज को ना प्रैक्टिकल लेकर चलते हैं। दैट्स वेरी नाइस ऑफ दैट।
नहीं, प्लानिंग तो ऑफ कोर्स होनी चाहिए। हाँ। हमारे टाइम पे भी कुछ लोग करते थे, अब ज़्यादातर लोग करने लग गए हैं क्योंकि हालात जो हैं थोड़ी से क्लियर हैं। लेकिन यही है कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन माइंड सेट ये लेकर के आइए कि भाई यहाँ आकर के क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ सकता है, कौन कौन सा काम करना पड़ सकता है। एक और मैं पुराने लोगों और नए लोगों की बात बताऊं, वो प्रैक्टिकल तो हैं लेकिन इमोशनल फीलिंग बिल्कुल खत्म कर रहे हाँ हैं, वो तो है। Exactly. जिसके कारण यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में सुसाइड केस बहुत हो रहे हैं। हाँ, तो वो चीज से उनको हिम्मत बनानी चाहिए हम्म, कि नहीं, कुछ भी हो जाए, अगर ये फिल्म लाइन एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर नहीं बन पाए कोई नहीं यार, आप असली जिंदगी में हीरो बनो। नहीं गुलशन, एक चीज और है। हाँ? अगर आप फिल्मों में सक्सेस नहीं होते हैं, आज की तारीख में इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए बहुत। हैं, आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। ऑफ कोर्स मैंने किया ना यूट्यूब में, बिल्कुल किया। मैं ये जानता हूँ कि एक थिएटर आर्टिस्ट जितने लोगों को साल भर में अपने प्ले करके दिखा पाएगा अपना टैलेंट, मैं यार मेरे एक वीडियो अगर मेरा 10,000 व्यू आते हैं या 1 लाख व्यू आते हैं तो मैं उतने लोगों तक रीच करता हूँ कि नहीं करता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो होपलेस नहीं होना चाहिए। जहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे वही राह राह। बिल्कुल। और कोशिश YouTube करते आज की डेट में कोई छोटा पोर्टल नहीं है, बहुत बड़ा पोर्टल बन बहुत- चुका है। बहुत बड़ा बालाजी platform है। बालाजी इतने ऐसा सारे प्रोडक्शन influencer आ हो गया गए है हैं। इसमें, Yes, yes, दे आर मेकिंग द प्रोजेक्ट। नहीं, अभी मैंने सुना कि वो आमिर खान की फिल्म भी शायद इसी पे रिलीज हुई है, जो नई Yes, फिल्म है तमाम ना, सारे उन्होंने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इस हाँ। पे, बहुत बहुत कुछ चल और रहा है। सितारे जमी पे ऐसा कुछ हाँ हाँ, है। सितारे जमी पे यूट्यूब पे रिलीज हुई है। हाँ हाँ। यूट्यूब पे रिलीज करी, करेक्ट। तो ये बहुत बड़ा पोर्टल है, अगर आप कोई भी अपना और पैसे भी हैं। पैसे भी मैं तो सप्ताह में केवल एक वीडियो डालता हूँ और कोई मतलब, तो आजकल जो है थोड़ा सा लेजी भी हो गया हूँ इस सब को लेकर, क्योंकि मेरे पास दूसरे काम बहुत होते हैं। बट मैं इस बात से सरप्राइज हूँ कि यार यहाँ इंडिया में रह करके एक ठीक ठाक सा जो आदमी जॉब करके कमाता होगा, उतना मुझे यूट्यूब से आता है, जो मतलब हालांकि मेरे लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन उतना आ जाता है। तो मुझे लगता है जो कोई डेडिकेशन के साथ फुल टाइम काम करेगा तो दे कैन अर्न लाइक यूट्यूब से और दूसरे पब्लिक, ये जो भी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। Definitely. बहुत कुछ है, तो होपलेस नहीं हो। और थिएटर के अलावा, फिल्म इंडस्ट्री के अलावा, अगर आप क्रिएटिव हैं तो छोटे छोटे अपने वीडियोस डालिए कंसिस्टेंसी के साथ। यूट्यूब के लिए तो मेरी एक ही एडवाइस है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपना टाइम फिक्स कीजिए कि कब डालेंगे, डे फिक्स कीजिए कब डालेंगे, कंटेंट फिक्स कीजिए कब डालेंगे। यूट्यूब आपको स्वयं प्रमोट करता है। बिल्कुल। अभी पिछले 4 हफ्ते से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, यूट्यूब मेरे पुराने वीडियोस ला करके मुझे ऑन एन एवरेज उतने व्यूज़ दे रहा है, उतना पेमेंट भी आ रहा है जो रेगुलर बेसिस पे मुझे आता है जब मैं वीडियोज़ डालता हूँ। तो यस, जुड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिलता है। अच्छा गुलशन, हमें ये बताइए कि आपने पंजाबी और हरियाणवी दोनों फिल्म्स में काम किया है, तो कुछ उससे रिलेटेड कोई चीज़ें बताइए, और कैसे आप देखते हो उससे उसको, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कैसे अलग देखते हो आप उसको? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो खैर काफ़ी बड़ी है, लेकिन पंजाबी फिल्म में काम करके मुझे ज़्यादा मज़ा आया था। एक्चुअली मैं बताऊं, मैं हूं तो पंजाबी, लेकिन पंजाबी लिपि मुझे पढ़नी नहीं आती क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ा। अच्छा। तो अब वहाँ पे डायलॉग जो पंजाबी लिपि में लिखे आते थे, गुरुमुखी बोलते हैं उसे, तो वो क्योंकि उन्होंने सोचा सभी पंजाबी हैं तो इनको भी वो चीज़ आती होगी, तो वो सारी स्क्रिप्ट जब आती थी तो मैंने एक भी डायलॉग उसमें याद नहीं किया। अच्छा। सिर्फ वो मुझे बोलते थे और मैं बोल देता रहा। तो ये मुझे उसमें करने में बहुत आसानी हुई, शायद वो मेरी अपनी लैंग्वेज है, और उन्होंने, डायरेक्टर ने मुझ पर पूरा भरोसा दिखाया कि तुम अपनी फीलिंग से इसको कैसे भी करके बोल सकते हो, और वो मुझे सबसे अच्छा काम उसमें लगा। इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, और ये एक पंजाबी सीरियल भी किया, उसका नाम है अग दे कलीरे। ये एक फिल्म थी, एक चादर मैली सी, जिसको सुखवंत ढड्डा करके एक डायरेक्टर है, उन्होंने बनाया था। तो वो ही इस सीरियल को बना रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने इतनी छूट मुझे दी हुई थी कि बस ऐसे ही करना, और अगर तुम लाइन को आगे पीछे कर सको, जो अपने हिसाब से बोल दो। तो शायद मैंने जितना नेचुरल काम उसमें किया है, फ्रीडम था ना बहुत, और बहुत अच्छा काम। मतलब तुम्हारे कहने का ये है क्या? कि हिंदी और पंजाबी में से तुम पंजाबी इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं उस डायरेक्टर के साथ था जिसने खुली छूट दे रखी थी कि आप अपने हिसाब से, चाहे मुझे डायलॉग याद है या नहीं है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको बना दो, चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हो। लेकिन मैंने ये कहने का मतलब कि उस पंजाबी में मुझे वो डायरेक्टर मिल गए थे जिन्होंने ऐसी छूट दी, और वो नेचुरल काम हो पाया। करेक्ट। तो आई गेस सबसे बेस्ट तरीका वही है, यू नो, अब मुद्दा समझ जाओ और उसके बाद बस अपने वही। इमोशंस अपने वर्ड्स में अपने शब्दों अगर में- वर्ड टू वर्ड बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
नहीं, टफ। आज की तारीख में अगर आप देखें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में क्यों चल रही हैं ये सारी चीजें, वो नेचुरल है। क्योंकि एक आदमी गांव का भी उठ करके बना रहा है अपनी लैंग्वेज अपने बिल्कुल, हिसाब से, बिल्कुल। लोगों को अच्छा लगता है। फिल्म में क्या इतना ज्यादा पॉलिश्ड कर दिया जाता है चीज को कि वो बहुत ज्यादा लाइक क्या बोले मशीनी लगने लगा, रोबोटिक लगने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यस, तो मुझे लगता है इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए एक एक्टर को कि वो अपने इम्प्रोवाइज, और कई बार बड़े एक्टर्स के बारे में जब हम उनके इंटरव्यूज सुनते हैं तो वो बताते हैं अपने इंसिडेंट्स कि उन्होंने वहाँ इम्प्रोवाइज किया, वहाँ इम्प्रोवाइज किया, और वो इम्प्रोवाइज वाला पोर्शन पर्टिकुलर जो है तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है। राइट। तो एक डायरेक्टर की हैसियत से आप तो कैमरे के पीछे रहते हैं, आपको समझ में आता होगा जब एक्टर इम्प्रोवाइज कर रहा Of course, of course. है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा गुलशन, एक बात बताएं, पहले एक्टर्स की प्रिपरेशन होती थी, हॉर्स राइडिंग सीखते थे, स्विमिंग सीखते थे, स्केटिंग सीखते थे, डांस सीख के आते थे। तो आजकल एक्टर्स क्या प्रिपेयर करके आते हैं? आजकल सिर्फ एक्टर जिम ज्यादा करने लगे हैं और फेस एक्सप्रेशन पे ध्यान कम देने लग गए, जो गलत बात है। हमेशा फीलिंग बिकती है, फीलिंग जितनी अच्छी दिखा सको वो अच्छी बात है, और आपको सब काम आने चाहिए। और स्केटिंग सिखाने में आपके ये दोस्त जो हैं शक्ति पांडे, इनका हाथ रहा, क्योंकि ये मेरे से पहले इन्होंने स्केटिंग सीखी, फिर इन्होंने मुझे वहीं पे कहा कि तुम भी सीखो। इस तरह हम दोनों ने एक ही जगह पे स्केटिंग को किया है। और हॉर्स राइडिंग भी मैंने की। हॉर्स राइडिंग का किस्सा मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त रहा। मैं घोड़े ऊपर बैठा, उन्होंने कहा पहले इसको गुड़ खिलाओ और दोस्ती करो। अब मैं डर भी रहा था तो दोस्ती हुई नहीं, लेकिन बैठ गया ऊपर। अब कितना मैं उसके लात मारूं तो घोड़ा दौड़ता नहीं था। तो उसके बाद जी उसने अपने घोड़े को दौड़ा दिया, एक दूसरा। उसके साथ मेरा भी सटपट भागने लगा। मैंने कहा रोको भी इसको, कैसे रुकेगा, लेकिन अब वो रुकता तो ये भी रुक जाता। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि भाई, और बाद में थोड़ी देर तक तो ऐसा होता रहा, लेकिन उसके बाद मैंने खुद ही कमान संभाली हुई तो घोड़ा मेरी बात ही मान रहा था। वाह। तो कई चीजें ऐसी आसान होती है जिसको हम टफ समझ लेते हैं, लेकिन वो सीख के जरूर आना चाहिए। खैर, आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूं, और आज की इतनी जनरेशन इन चीजों पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही, जो अच्छी बात नहीं है। नहीं, क्योंकि आजकल वो क्रोमा वोमा लगा करके सब चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी एक चीज़ अगर देखो, महाभारत पहले भी बनी थी बी.आर. चोपड़ा साहब की, और उसके बाद में भी बन करके आई हैं, जिनमें सारे एक्टर्स बड़े डोले शोले वाले लोग हैं। और पुराने टाइम पे किसी के भी कोई डोले शोले नहीं थे, लेकिन एक्टिंग वाइज आज जब आप उनकी महाभारत देखो तो ऐसा लगता है वो कैरेक्टर्स जो हैं फिर से पुनर्जीवित हो चुके हैं। बिल्कुल। और ये बहुत रोबोटिक, या मतलब पता नहीं कि वो फील नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल। सेट अच्छा होगा, कॉस्ट्यूम बहुत ज़बरदस्त होगा, बॉडी वॉडी बना करके, तो लोगों को लगता है हम इस तरह से अगर अपीयर करेंगे तो कैरेक्टर को हम ज़्यादा सहज बना पाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे लगता है मतलब आई थिंक आज भी अगर आप इमेजिन करो, अगर कोई बात करता है, अब विजुअलाइज करते हैं ना, राइट, तो इफ यू टॉक अबाउट भीम तो आपको भीम वही दिखाई वही कर्ण अभी देखो वो नहीं रहे, पंकज धीर साहब। लाइक आई वाज हार्डकोर फैन, उनको मैं बचपन से इतना पसंद करता था पूरी महाभारत में। और मुकेश खन्ना साहब को देखिए, उसके भीष्म के रोल में, बिल्कुल। और उसके बाद कोई उनके आसपास भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बॉडी बिल्डर नहीं थे, जस्ट लाइक वेरी गुड एक्टर्स। तो एक्टिंग में थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जैसे श्रद्धा का इतना ज़्यादा डेडिकेशन में देख रहा हूँ आज भी, और मुस्कान बताती रहती है कि वो अपने मतलब कैरेक्टर्स को, डायलॉग्स को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहती है। तो मुझे लगता है कि एक्टर को अपनी एक्टिंग में ज़्यादा फोकस बिल्कुल कॉन्शियस रहना चाहिए, तभी वो अच्छा काम निकल के आता है। बिल्कुल। एंड गुलशन जी, थैंक यू सो मच, आज आपने इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला हमारे लिए और हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छी बातें बताई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू लाइट्स कैमरा मस्ती। थैंक यू गुलशन, थैंक यू सो मच। और मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा, और ये जो बेल आइकन है ना, इसको प्रेस कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको कैसे नोटिफिकेशन मिलेगी हमारे आने वाली वीडियोस की। और हाँ, इनका चैनल तो सब्सक्राइब करिए ही करिए। मेरा चैनल शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया, उसको भी सब्सक्राइब कर लिए। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर इनके यहाँ से देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको तो मेरा करना ही करना है। तो आपको इसी तरह की बहुत सारी ढेरों बॉलीवुड से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, दुनिया की दूसरी तमाम सारी चीज़ों से संबंधित वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे हमारे इन चैनल्स पे। Keep watching Lights Camera Masti।